आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डॉक्टर हरगोबिंद खुराना के बारे में। हरगोबिंद खुराना जिन्होंने रेवोल्यूशनराइज कर दिया मेडिकल फील्ड को, फिजियोलॉजी में इनको नोबेल प्राइज मिला था। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन्होंने खोज के निकाल दी थी कि किस तरीके से जीन्स को आसानी से स्टडी किया जा सकता है। भैया जो आज जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है ना, आज तो आप किसी भी कंपनी से आर्टिफिशियल जीन मंगा सकते हैं। वो हर गोविंद खुराना की वजह से हुआ है। इनको नोबेल प्राइज मिला था और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको हमारे देश ने भुला दिया, लेकिन पूरी दुनिया ने इनको बहुत सराहा है। तो आज हम बात करेंगे हर गोविंद खुराना। सिड_ई कनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों हिंदी में भी पीडीएफ अवेलेबल हैं। आप स्टडी IQ के ब्लॉग्स को विजिट करिए, वहां पे आपको सारी फैकल्टी की हिंदी में पीडीएफ्स मिल जाएगी। हालांकि मैं भी अपने प्रोफाइल और पेज पे शेयर करता रहता हूं। स्टडी IQ के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हाल ही में हमने UGC नेट कॉमर्स का कोर्स लॉन्च किया है दोस्तों। ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कॉमर्स सब्जेक्ट से करें तो आप इस कोर्स को जरूर अवेल करिए। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया लिस्ट है। ये नोबेल प्राइज विनर्स की सीरीज चल रही है, स्पेशली जो भारत के हैं। भारत के जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है उनकी बायोग्राफी को हम कवर करेंगे। एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप समझ ही सकते हैं। अक्सर एक सवाल पूछ लिया जाता है नोबेल प्राइज से। तो सबसे पहले हमने बायोग्राफी देखी थी रविंद्रनाथ टैगोर की। लिटरेचर में 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था और पार्ट 1 पार्ट 2 में लेक्चर है। लाखों लाखों लोग देख चुके हैं, आप भी देख लीजिए। CV रमन की फिर हमने बायोग्राफी स्टडी की थी। 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स। भैया रमन स्कैटरिंग, द रमन इफेक्ट मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। स्पेक्ट्रोग्राफी को इन्होंने पूरी तरीके से कैसे उसको स्टडी करना है खोज निकाला था। मदर टेरेसा की हम बायोग्राफी रिव्यू कर चुके हैं। एक पार्ट में लेक्चर है दोस्तों, आप देख लीजिए, अवेलेबल है। 1979 में इनको पीस के लिए मिला था। थोड़ा सा ये एक्चुअली हर गोविंद खुराना को ऊपर आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। हर गोविंद खुराना की बायोग्राफी आज हम देखेंगे। हर गोविंद खुराना को 1968 में फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी की बायोग्राफी हम देख चुके हैं। 2014 में इनको पीस प्राइज मिला था। इन्होंने शेयर किया था मलाला यूसुफजाई की भी बायोग्राफी मैंने कवर की हुई है। और हर गोविंद खुराना ने भी अपना जो नोबेल प्राइज है वो शेयर किया था। अक्सर दोस्तों 2 से 3 साइंटिस्ट काम करते हैं और हमने एक ट्रेंड देखा है कि ज्यादातर जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, इनफैक्ट इस साल के भी जो नोबेल प्राइज दिए थे, वैसे आपको बता दूं इस साल जितने भी नोबेल प्राइज जिनको मिले हैं उन सबको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। डीप एनालिसिस आप देख लीजिएगा। तो यहां पे 2-3 साइंटिस्ट एक साथ काम करते हैं तो सबको मिलता है, प्राइज शेयर होता है। चंद्रशेखर की बायोग्राफी हम करेंगे अभी कुछ दिनों में। अमर्त्य सेन की बायोग्राफी अगली होगी और वी रामकृष्णन की बायोग्राफी हम करेंगे। तो ये सिर्फ 3 रह गए हैं, बाकी ये भी सीरीज पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। बहुत सारी सीरीज दोस्तों वैसे हमने चलाई थी और हमने काफी कुछ सीखा और अब वो समाप्त भी हो चुकी है। जैसे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, आजाद भारत के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे, वैसे प्रधानमंत्री आजाद भारत के बाद ही हुए थे भारत के, तो उन सबकी बायोग्राफी हमने कवर कर ली है और ये सीरीज खत्म हो गई है। सिख गुरुओं की बायोग्राफी कवर कर ली है, ये सीरीज खत्म हो गई है। और अब नोबेल प्राइज विनर्स की भी जो ये पूरी सीरीज है ये भी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। तो आपके लिए पूरा खजाना है, इस खजाने से जितना आप लूट सकते हैं लूट लीजिए, ठीक है। तो हर गोविंद खुराना की बात करें तो इनका जन्म 9 जनवरी 1922 में हुआ था। ये मोस्ट एक्सेप्टेड डेट ऑफ बर्थ है इनकी, ठीक है ना। विवाद है इनका जन्म कब हुआ था, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड, और जब डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जाता है तो मोस्ट एक्सेप्टेड 9 जनवरी 1922 को इनका जन्म हुआ था और 9 नवंबर 2011 में इनकी मृत्यु हुई थी। भारत ने इनको बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया। पद्म भूषण भले ही दिया है, भारत रत्न इनको नहीं मिला है। हो सकता है इसका रीजन ये भी कि ये भारत में नहीं रहते थे, ये अमेरिकी नागरिक थे। आपको बता दूं भारत में जन्मे थे लेकिन अमेरिका चले गए थे, वहां की उन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी। 1970 से 2007 तक ये MIT में पढ़ाते थे। वही MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो दुनिया का इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा संस्थान है, सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है। और जान के बहुत ज्यादा दुख होता है कि हमारे देश में IIT JEE का एग्जाम
दुनिया में टफेस्ट होता है, बहुत टफ एग्जाम होता है, लेकिन उसके बावजूद जब भी टॉप 100 कॉलेजेस की बात आती है दुनिया में, हमारे आईआईटीज नहीं रहते। ये जान के बहुत दुख होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में टैलेंट भारत में है, वो तो सभी को पता है। एक बायोकेमिस्ट थे, इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट। दोस्तों इन्होंने काफी जर्नीज की हैं, इन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में शोध किया है, रिसर्च की है, ठीक है ना। तो सबसे पहले भारत में थे ये, भारत में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद फिर ये ब्रिटिश चले गए, इंग्लैंड चले गए, फिर वहां से स्विट्जरलैंड चले गए, स्विट्जरलैंड में इन्होंने शादी भी कर ली, स्विट्जरलैंड से फिर अमेरिका चले गए, और फाइनली अमेरिका में ही इन्होंने पूरी रिसर्च शुरू की, और 1968 में इनको नोबेल प्राइज मिला, जो कि इन्होंने शेयर किया था निरेनबर्ग और हॉली के साथ, मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ। और इन दोनों ने मतलब ये पूरा एक कोऑर्डिनेटेड वर्क था, ठीक है, जो इन्होंने जेनेटिक कोड को खोज के निकाला। दोस्तों आज हम साइंस के बारे में भी जानेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, लाइफ क्या होती है, डीएनए आरएनए क्या होता है, ये सारी चीजें भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर हम हरगोविंद खुराना की बात करें तो कृष्णा देवी और गणपत राय खुराना किया इनका जन्म हुआ था रायपुर, छत्तीसगढ़ वाला रायपुर नहीं, पंजाब जिले में, जो इस समय पाकिस्तान में है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ था। ये बताते हैं कि इनके पिताजी पटवारी थे, ठीक है ना, ब्रिटिश ऑफिस क्लर्क थे। अब दोस्तों ऐसा है कि उस समय पैसा किसी के पास नहीं था, बहुत गरीबी थी भारत में, ठीक है ना। और जब ब्रिटिश छोड़ के गए थे तब तो जो हमारी जीडीपी थी वो तो माइनस में थी, जीरो भी नहीं, माइनस में चली गई थी, वो पूरा लूट के चले गए थे। तो यहां पे पढ़ाई का बहुत अभाव था, इतना आसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इनके माता पिता ने यह सुनिश्चित किया कि इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, जितना हो सके इनके बच्चों को पढ़ाया जाए। इनके पिताजी पटवारी थे। आपको बता दूं कि जिस गांव में रहते थे वहां पे वो 100 लोगों का गांव था, ठीक है ना, वहां पे सब 100 लोग रहते थे, और 100 लोगों में सबसे पढ़ी लिखी फैमिली इनकी थी। पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे थे ये, इसलिए इनको ढेरों स्कॉलरशिप मिली, और इन्हीं स्कॉलरशिप के बल पे इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी की। शुरू में तो इनकी एजुकेशन थी वो तो लोकल स्कूल में हुई, और पहले 4 साल तो ये पेड़ के नीचे पढ़ते थे। जी हाँ, बिल्कुल गुरुकुल स्टाइल में। पहले के गुरु ऐसे ही तो करते थे ना, पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और सारे छात्र नीचे बैठते थे, और इस नेचर के साथ पढ़ाया जाता था उनको, और काफी विद्वान भी होते थे। तो पहले 4 साल ऐसे पढ़ाई की थी हरगोविंद खुराना ने, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। उसके बाद मुल्तान में ये डीएवी हाई स्कूल चले गए, दयानंद एंग्लो वर्नाक्युलर हाई स्कूल, वहां पे डीएवी बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है, देश भर में इसकी ब्रांचेस हैं। वेस्ट पंजाब में है मुल्तान, आपको ये भी पता है। फिर ये पंजाब यूनिवर्सिटी में चले गए, और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, इनको बहुत स्कॉलरशिप मिली थी, टीचर्स इनसे बड़े ही खुश रहते थे, बड़े ही शांत थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, गंभीर इंसान थे, ठीक है ना। उसके बाद 1943 में इन्होंने अपना बीएससी कंप्लीट किया, और 1942 में इन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, ठीक है ना। इन्होंने एमएससी डिग्री 1945 और बीएससी 1943 में ली। अब बीएससी एमएससी के बाद क्या, पीएचडी। उस समय पढ़ाई का जो स्तर था दोस्तों, लोगों के पास खाना नहीं होता था खाने के लिए, पढ़ाई तो छोड़ ही दीजिए। तो उस समय अगर पढ़ाई किसी के पास अच्छी खासी डिग्री होती तो उसकी बड़ी इज्जत की जाती थी, ठीक है ना। और बदकिस्मती ये है कि अगर किसी के पास बहुत अच्छी डिग्री होती थी, वो भारत में रहता भी नहीं था, वो बाहर ही चला जाता था, क्योंकि भारत में कुछ स्कोप ही नहीं था, उस समय बिल्कुल भी स्कोप नहीं था। तो उसके बाद हरगोविंद खुराना चले गए ब्रिटिश हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि इंडिया में तो कोई कॉलेज खुले ही नहीं। अभी सीवी रमन तो काम कर रहे हैं ना, आईएससी अभी बना कहां है। जब यहाँ पे साइंटिफिक कॉलेज खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, तब उसके बाद भारत से भी खजाना निकलेगा। वैसे तो भारत से बहुत सारे खजाना निकले, और एक खजाना चले गए ब्रिटिश। हम हरगोविंद खुराना की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ब्रिटिश चले गए, वहां पे इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की, ठीक है ना, अपनी पीएचडी कंप्लीट की। 1948 में इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। देख सकते हैं ना दोस्तों, सिर्फ 3 साल में इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली। पीएचडी के बारे में बोला जाता है कि एक बार आ तो गए बेटा, लेकिन जाओगे कैसे, फंस जाता है इंसान, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। देखिए, हायर एजुकेशन के लिए आपको पीएचडी करनी ही पड़ेगी, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जितनी भी आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, जो भी आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं आपके हाथ में मोबाइल है, आप देख रहे हैं कि हाईटेक प्लेन्स डेवलप हो रहे हैं, मेडिकल साइंस में बहुत कुछ डेवलप हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीएचडी कर रहे हैं,
क्योंकि रिसर्च के बिना डेवलपमेंट नामुमकिन है। तो एक तरीके से पीएचडी सबसे इंपॉर्टेंट होती है और सबसे हाईएस्ट एजुकेशन होती है, ठीक है ना, बड़ी इज्जत की जाती है, हाईएस्ट स्टेटस मिलता है पीएचडी फेलोज को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत में एक बार पीएचडी शुरू हो जाती है तो खत्म ही नहीं होती, वो चलती ही जाती है। इसको बिल्कुल रिफाइन करना पड़ेगा और पीएचडी स्टूडेंट्स, पीएचडी फेलोज को अच्छी खासी फेलोशिप भी देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे ये दिक्कत है, जो पीएचडी करते हैं उनको फेलोशिप्स नहीं मिलती हैं, पैसा नहीं मिलता। या तो आप नेट जीआरएफ निकालें, नेट वालों को भी पैसा नहीं मिलता है, जीआरएफ ही निकालें। तो एक तरीके से एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने भारत में बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना भारत के खजाने बाहर जाते जाएंगे। याद रखिएगा, बाहर जाएंगे वो और फिर वहीं के लिए काम करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी पीएचडी 3 साल में कंप्लीट की, बहुत ही कम टाइम में। देख सकते हैं आप कितने ब्रिलियंट थे। 1948 में इनकी पीएचडी कंप्लीट हुई, डॉक्टर आगे लग गया। उसके बाद दोस्तों भारत आए। भारत में इनको ज्यादा काम नहीं मिला, कुछ नहीं था उस समय भारत में, वापस इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में वहां पे इन्होंने काम शुरू कर दिया न्यूक्लियोटाइड्स में, क्योंकि इनकी पूरी एजुकेशन फिजियोलॉजी से हुई थी, मेडिसिन फील्ड से थे ये। तो वहां पे फिर उन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स पे काम करना शुरू कर दिया और यहीं पे एक टर्निंग पॉइंट हो गया। फिर ये चले गए वैनकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, वहां पे रहे, वहां पे इन्होंने रिसर्च की और उसके बाद इनको शोध वृद्धि भी मिली, ठीक है ना, फेलोशिप मिली भारत की तरफ से। तो चले गए ये ज्यूरिच, वहां पे इनकी मुलाकात हुई दोस्तों एश सेबलर से। एश सेबलर जो इनकी पत्नी भी बनी, ये सांसद की बेटी थी और खुद भी एक साइंटिस्ट थी और इनके 3 बच्चियां हुई, ठीक है, 3 बेटियां हुई, ठीक है ना। तो ये चीज थी और ये ज्यूरिच में चले गए, वहां पे रिसर्च की। तो पूरी दुनिया घूमी। साइंस वाले लोग पूरी दुनिया घूमते हैं। अक्सर बोला जाता है कि अरे भैया साइंस नहीं पढ़नी, मुश्किल होती है। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि अगर साइंस में इंटरेस्ट ना हो तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए साइंस मत लीजिए, क्योंकि साइंस टफ होती है, पढ़ेंगे तो सब कुछ आसान होता है। उसके बाद 1960 में ये एंजाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन्होंने को डायरेक्टर की पदवी को स्वीकार किया और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में ये प्रोफेसर भी हुए और वहीं पे ही ये काम करने लगे दोस्तों। और यहां से ये टर्निंग पॉइंट था, यहां पे इनकी जो डीएनए में पूरी स्टडी थी, ठीक है, वो स्टार्ट होगी। डीएनए और आरएनए की स्टडी वो स्टार्ट हो गई। अब उसके बाद अमेरिका चले गए ये 1966 में। वही उसी की अमेरिका की यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे, ठीक है ना, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में। और 1966 में अमेरिका ने इनको नागरिकता दे दी, तो एक यूएस सिटीजन हो गए, इसीलिए इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट इनको बोला जाता है। 1970 में इनको ये मैसाचुसेट्स चले गए, मतलब मैसाचुसेट्स इन द सेंस की मैसाचुसेट्स एमआईटी में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये प्रोफेसर हो गए और वहां पे ये पढ़ाने लगे। और 2007 में इनका रिटायरमेंट हुआ MIT से। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इनका एकेडमिक करियर था। अब दोस्तों हम नोबेल प्राइज पे आते हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला 1968, दिसंबर 1968। इन्होंने क्या काम किया था? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को इन्होंने खोजा था, केमिकली सिंथेसाइज किया था। अब ये क्या होते हैं, अब हम साइंस को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं दोस्तों, संक्षेप में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये लाइफ है, हम जिंदगी जी रहे हैं, आपको भी पता है। लेकिन ये जिंदगी कैसे आई है, ये लाइफ बनी कैसे है? ये बनी है एटम से, मॉलिक्यूल से। सबसे पहले अगर बायोलॉजी की बात करें, हम फिजिक्स की बात नहीं करेंगे, वैसे तो सब कुछ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की तो सबसे पहले आता है सेल्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं जिंदगी की, ये फंडामेंटल यूनिट होते हैं। सेल इकट्ठा होते हैं, ठीक है, कलेक्ट होते हैं, बनाते हैं टिश्यूज, ऑर्गन्स और फिर ऑर्गेनिजम्स, हम बनते हैं। तो सेल से हम एक पूरी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाता है। अब दोस्तों बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हो गया, जिंदगी आपको मिल गई, लेकिन जिंदगी के 4 एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। लाइफ के 4 एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। पहला होता है न्यूक्लियोटाइड, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं अच्छे से लिख देता हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको। पहला होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर आता है डीएनए और आरएनए, और डीएनए आरएनए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिंदगी को, लाइफ को, आपकी पर्सनैलिटी को ये डीएनए और आरएनए डिटरमाइन करते हैं। दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तीसरा होता है जो हर कोई आजकल बाहर से मंगाता है और हर किसी को वो चाहिए, भले ही उससे कुछ हो ना हो, लेकिन उससे बहुत कुछ होता है, लेकिन बस शर्त यह है
कि आप कुछ गलत मत ले लीजिएगा, हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, है ना। प्रोटीन मंगा लिया बाहर से, प्रोटीन एक्स और बहुत सारे मसल ब्लेस के प्रोटीन, ताकि बॉडी बने। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं दोस्तों, ये जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इसी से ही मसल्स बनते हैं। प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अच्छा है आप प्रोटीन मंगाए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कभी कभी लोग सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं और ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। बहुत गलत है दोस्तों। अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं, आज ही इसी वक्त छोड़ दीजिए, बर्बाद हो जाएगी जिंदगी भी और बॉडी भी। प्रोटीन ले लीजिए, प्रोटीन में कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा लिपिड्स, ये 4 चीजें होती हैं। हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की, और इनका जो पूरा काम है वो न्यूक्लियोटाइड पे ही था। डीएनए और आरएनए की अभी हम बात करेंगे, ये डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा आपको। और एक चीज, ये तीनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। फिलहाल अभी हम डीएनए पे आते हैं। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, देखिए दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड आर दी पॉलीमर्स एसेंशियल फॉर लाइफ। ये पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर को समझने के लिए मोनोमर समझना पड़ेगा, मोनोमर को समझने के लिए हाइड्रोकार्बन समझना पड़ेगा। इस दुनिया में हर चीज हाइड्रोकार्बन है दोस्तों, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो वो 2 में डिवाइड है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें लाइफ है, ठीक है, जो ऑर्गन्स हैं, जहां से सब कुछ ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं। तो अगर ऑर्गेनिजम्स या किसी को जिंदगी मिल रही है तो उसमें होते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, CH3, CH4, मीथेन, इथेन, इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब अगर इन मॉलिक्यूल्स की सिंगल चेन है, ढेर सारे CH लगाते जाइए और एक चेन बनाइए, ठीक है ना, ठीक है, जैसे स्कूल में होती ना एक पंक्तियां, वैसे एक चेन बनाइए। अगर इस तरीका है तो इसको कहते हैं मोनोमर्स। और अगर ढेर सारी पंक्तियां हैं, मतलब बहुत सारे मोनोमर्स आ गए हैं, तो इसको कहते हैं पॉलीमर। तो डीएनए और आरएनए पॉलीमर्स होते हैं। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो एमिनो एसिड्स होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स हाइड्रोकार्बन से ही बने होते हैं, तो ये इकट्ठा होते हैं और पॉलीमर्स बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, ये 3 चीजों से बने होते हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहले तो दोस्तों कार्बन एटम्स, कार्बन एटम से बने होते हैं, ये पहली चीज। दूसरा फॉस्फेट शुगर, ये दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, फॉस्फेट शुगर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजीनियस बेस। तो ये मिलके न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब डीएनए और आरएनए। ये समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब दोस्तों डीएनए और आरएनए पे आते हैं। 2 तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और एक आईएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या है कि अगर शुगर राइबोज है, मतलब राइबोज पॉलीमर है, तो जो पॉलीमर बनेगा वो आरएनए बनेगा। मतलब अगर जो शुगर है वो राइबोज है, राइबोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, अगर चेन में कार्बोहाइड्रेट लगा है तो वो होता है आपका आरएनए। और अगर डीऑक्सीराइबो लगा है, 2 ऑक्सीजन ग्रुप लगे हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम डीएनए। तो ये बेसिक डिफरेंस है। वैसे 3 और डिफरेंस है, वो भी आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों अगर डीएनए और आरएनए की बात करें तो 3 इसके पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ठीक है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आप देख सकते हैं ना कि ये देखिए, ये इस तरीके का डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये एक चेन है पूरी की पूरी। हेलिक्स मतलब क्या हुआ, इस तरीके का होता है ना, कॉल टाइप का, जैसे मोर्टीन, वो हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा ये एक चेन है, और दूसरी चेन आप ये देख रहे हैं, इसी तरीके से होता है ना डीएनए, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है ना। तो आरएनए की चेन जो होती है वो शॉर्ट होती है। दूसरी चीज अभी मैंने बताया, शुगर जो होती है वो राइबोज होती है, आरएनए में राइबोज होती है। राइबोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है, ठीक है। और ये जो आप चेन देख रहे हैं ना, ये सब एमिनो एसिड्स की बनी हुई है। एमिनो एसिड मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो किस चीज के बने होते हैं, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो 4 नाइट्रोजीनियस बेसेस होते हैं ना, आरएनए में 4 बेसेस कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एडिनाइन, साइटोसिन, ग्यूआनाइन और यूरेसिल। डीएनए में होते हैं एडिनाइन, साइटोसिन, ग्यूआनाइन और थाइमीन। ये 4 बेसेस होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है ना। तो ये डीएनए और आरएनए में बेसिक फर्क होता है। अब डीएनए और आरएनए होते क्या हैं भैया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आप जो हैं, आपकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो क्यों है, क्योंकि आपके पिताजी ऐसे थे, आपकी माताजी ऐसे थी, आपके पिताजी आपके माताजी की वजह से आपका जन्म हुआ।
तो आप जो भी कर रहे हैं, जो आपका नेचर है, जिस तरीके से आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो आपके पिताजी और आपके माताजी की देन है। उन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है। उन्हीं दोनों के जीन से तो आप बने हैं ना। तो आपके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। कहां से आई है? आपके पिताजी और माताजी के जीन से। और ये क्या होता है? इसको कहते हैं हम डीएनए। तो डीएनए और आरएनए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनमें होती है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, तो हम इसको स्टडी करके अच्छे से पता लगा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आरएनए भी दोस्तों 3 तरीके के होते हैं: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस में इनका बहुत काम होता है। फिलहाल अभी हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि एक बार मुझे साइंस मिल जाती है तो मैं पता नहीं फिर कितना लंबा लेक्चर ले लूं। अभी मैं इसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना? अभी आप इतना ही समझिए कि डीएनए और आरएनए क्या होती है। इन सब में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। किस तरीके के ऑर्गेनिज्म से की ग्रोथ होगी, कैसे वो रिप्रोड्यूस करेगा, क्या क्या उसमें क्वालिटीज है, वो सब डीएनए को आप स्टडी कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। तो भैया यहां पे इस डीएनए को अच्छे से स्टडी किया हरगोविंद खुराना ने, और इन्होंने ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स खोज के निकाल दिए। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? शॉर्ट आरएनए और डीएनए होते हैं, ठीक है ना? इनका बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स। बेसिकली दोस्तों इसमें सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है? डीएनए ना, इसमें बहुत अरबों खरबों की सीक्वेंस होता है, ठीक है? हर मॉलिक्यूल एक सीक्वेंस में होता है, तो इसको कोड किया जाता है, ठीक है ना? और जरा सी भी अगर सीक्वेंसिंग गलत हो जाए, समझ लीजिए करोड़ों में अगर एक भी सीक्वेंस गलत हुआ तो आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही बर्बाद हो जाएगा। तो देख सकते हैं ना यूनिवर्स की क्रिएशन कितनी जबरदस्त है। तो कोडिंग होता है, उसी कोडिंग को आसान किया था हरगोविंद खुराना ने। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए बनाया था इन्होंने, और यहाँ पे शॉर्ट आरएनए डीएनए बनाए थे, जिसको आप लैब में भी बना सकते हैं। तो एक तरीके से आरएनए और डीएनए को लेबोरेटरी में आप बना सकते हो। और अब तो ऐसी कंडीशन आ गई कि अगर आपको कोई जीन चाहिए तो आप कंपनी को फोन लगाइए, वो आर्टिफिशियल जीन आपको भेज देगी। पैसे अच्छे खासे लगते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन हो गई है। अगर आपको किसी स्टार का जीन चाहिए, अगर आपको मान लीजिए शाहरुख खान का जीन चाहिए, तो सीधा फोन लगाइए कि मुझे शाहरुख खान की जेनेटिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहां से वो आ जाएगा। जोक मार रहा था दोस्तों, सीरियसली मत ले लीजिएगा, ये सिर्फ एक जोक था, ठीक है? लेकिन कंपनी से आप मंगा सकते हैं, ये सच बात है, ठीक है ना? तो ये चीज है। अब जो इन्होंने ओलिगो न्यूक्लियोटाइड खोज के निकाला, ये बहुत ज्यादा लाभ देती है। कैसे? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स को कैसे समझना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसके एप्लीकेशन बहुत है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से दोस्तों हमको बहुत कुछ पता चलता है। हमको पता चलता है कि किस तरीके से हम जो बीमारियां होती है उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती है ना जो हमारे पिताजी या हमारे खानदान में चल रही होती है, वो चलती आती है, फिर ट्रांसफर होती जाती है, ठीक है ना? हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक को हम आसानी से इसको और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। क्लोनिंग कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक बात भी है। क्लोनिंग वैसे बहुत ज्यादा खतरनाक होती है दोस्तों, क्लोनिंग को बंद कर देना चाहिए। और प्रॉब्लम ये है कि अभी बहुत सारे क्लोनिंग स्टार्ट हो चुके हैं, ये सही नहीं है, ठीक है? किसी दिन हम और बात करेंगे क्यों ये सही नहीं है। तो क्लोनिंग कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपके बिल्कुल एज इट इज डुप्लीकेट इंसान को बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे आप काम करते हैं। तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है दोस्तों। तो ये काम किया था हरगोविंद खुराना ने, इसीलिए इनको इतना महान बोला जाता है, और इनको ढेरों अवार्ड मिले दोस्तों, और सबसे बड़ा तो नोबेल प्राइज है। हरगोविंद खुराना 2007 में मैसाचुसेट्स से रिटायर हुए, और 89 साल की उम्र में 9 नवंबर 2011 में उनका निधन हो गया था। भारत ने तो भुला दिया दोस्तों, लेकिन इनको बाहर बहुत रिकॉग्निशन मिला है। अमेरिका और इंग्लैंड ने इनको काफी ऑनर किया है। तो ये लेक्चर था दोस्तों हरगोविंद खुराना पे। नोबेल प्राइज ऐसा ही होता है दोस्तों, अगर किसी भी नोबेल लॉरेट पे मैं लेक्चर लेता हूं तो मैं ये बताता हूं कि उसको नोबेल प्राइज मिला क्यों, क्योंकि ये ज्यादा जानना जरूरी है कि उन्होंने ऐसा क्या किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसको जरूर शेयर करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आशा करता हूं